सब्जी, चावल और भस्म। एक बार एक फकीर ने अकबर बादशाह के पास आकर सब्जी, हरे पत्ते भेंट की। उसके थोड़ी देर बाद ही बंगाल का एक पुजारी आया और उसने देरवी के प्रसादी चावल और भस्म अकबर बादशाह को दिए। फिर दोनों व्यक्ति कुछ धन मिलने की आशा से एक कोने में खड़े हो गए। अकबर बादशाह ने पुजारी की भेंट को देखकर काजी से पूछा, यह क्या है? काजी ने कहा, जहांपना, चावल और खाक है। अकबर बादशाह ने अपने मन में सोचा कि यह पुजारी मेरी गद्दी को खाक करने आया है, इसलिए नौकरों से कहा कि इसको धक्का देकर निकाल दें। फिर फकीर की लाई हुई चीज को देखकर पूछा, शाह साहब, क्या लाए हैं? काजी साहब बोले, हुजूर, सब्जी लाए हैं। अकबर बादशाह ने सब्जी का प्रिय नाम सुनकर फकीर को 100 रुपए इनाम में दिए और जाने का हुक्म दिया। जिस समय यह कार्रवाई हुई उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित न थे। दरबार से जाते समय पुजारी को बीरबल रास्ते में मिले। उसने सारी बातें बीरबल से निवेदन की। बीरबल उसको एक ओर खड़ा कर दरबार में मारी बातें। पहुंचने पर उन्हें फकीर को इनाम मिलने और पुजारी को निस्वात में गाए। वहां पहुंचने अकबर के आदेश पर बंगाल के पुजारी को धक्का देकर बाहर निकालता हुआ एक सेवक बीरबल ने अकबर बादशाह के पास जाकर कहा, हुजूर, बंगाल के पुजारी का अपमान कर आपने अनुचित काम किया है। जिसने आपकी गद्दी अमर रखने के शुभाशीर्वाद के साथ महाकाली का प्रसाद आपको दिया था, उसको आपने धक्के देकर निकलवा दिया, और जिसने आपका सर्वनाश होने वाली वस्तु भेंट की, उसे आपने इनाम दिया। कैसे आश्चर्य की बात है! जरा सोचिए तो सही, इसमें आपकी कैसी कीर्ति होगी। अकबर बादशाह बोले, पुजारी ने भस्म और चावल दिए थे, जिसका यह अर्थ निकला कि मेरी गद्दी भस्म हो जाए। इसीलिए मैंने उसको दंड दिया था और फकीर ने सब्जी जैसी शुभ वस्तु दी थी। इसके कारण मैंने उसको इनाम दिया था। मैंने यह काम बहुत सोच समझकर किया था। आगे जैसी तुम्हारी राय हो तो वैसा ही किया जाए। बीरबल बोले, हुजूर, यह तो आपने उल्टा अर्थ निकाला। बंगाल का महाविद्वान पुजारी कभी भी आपका अशुभ चिंतन नहीं कर सकता। उसने चावल इस अभिप्राय से दिए थे कि आपके राज्य में धनधान्य की वृद्धि हो, और भस्म देने का प्रयोजन था कि आपके शत्रु भस्म हो जाएं। ये दोनों पदार्थ हमारे शास्त्र के अनुसार महाकाली के पवित्र प्रसाद हैं। आपने अपने शुभचिंतक को ऐसा दंड दिया, और जिस फकीर ने सब्जी अर्थात सड़गल जाने वाली या सर्वनाश होने वाली चीज दी, उसे आपने इनाम दिया। यह अर्थ अकबर बादशाह को ठीक लगा और उसने ब्राह्मण को बुलाकर इनाम देते हुए कहा, फकीर की लाई हुई चीज हमारे धर्म में पवित्र है, इसीलिए उसको 100 रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी युक्ति से ब्राह्मण को भी पुरस्कार दिलवा दिया। पंडित नहीं कहते। एक अनपढ़ ब्राह्मण भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसे पंडित कहलवाने की बड़ी इच्छा रहती थी, परंतु मूर्ख और अनपढ़ को भला कौन पंडित कहता। एक दिन उसने बीरबल का रास्ता रोककर पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि लोग उसे पंडित कहने लगे। तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ और जो कोई तुम्हें पंडित कहे उसे मारने दौड़ो। बीरबल ने उसे युक्ति समझाई। यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके हटते ही बीरबल ने इधर उधर खेल रहे लड़कों से कहा, यह आदमी पंडित कहने से चिढ़ता है, इसको खूब चिढ़ाओ। बस फिर क्या था, लड़के उसे चिढ़ाने के लिए पंडित पंडित पुकारने लगे। ब्राह्मण उन्हें मारने को दौड़ा। लड़कों की देखा देखी और लोग भी उसे चिढ़ाने लगे। लोग उसे पंडित कहते, वह उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ता। इसी प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका पंडित नाम सारे नगर में मशहूर हो गया। फिर बीरबल की सलाह पर ही उसने चिढ़ना छोड़ दिया, मगर लोगों ने पंडित कहना न छोड़ा।
मुल्ला नसरुद्दीन हिंदुस्तान आए। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं तेज चालाक आंखें और सांवले चेहरे पर स्याह दाढ़ी लिए कोई शख्स नजर आ जाए तो रुक जाइए और गौर से देखिए। अगर उसकी कबा पुरानी और फटी हुई हो, सर पर टोपी मैली और धब्बों से भरी हुई हो और उसके जूते टूटे हुए और खस्ताहाल हों तो यकीन कर लीजिए कि वही ख्वाजा नसरुद्दीन उर्फ ख्वाजा बुकारा हैं। वही ख्वाजा नसरुद्दीन जो मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से मारूफ हैं और जिनकी कहानियां आज भी इराक, ईरान, तुर्की, रूस, जर्मनी और इंग्लिस्तान वगैरह में बहुत से लोगों को याद हैं। उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिया और तजाकिस्तान वगैरह में उनका जिक्र इस तरह रहता है जैसे वो अपने घर के हों। ख्वाजा बुकारा का गधा भी घर ही का कोई फर्द नजर आता है। जहां ख्वाजा का जिक्र वहां उनके गधे का जिक्र। तो बच्चों, ख्वाजा नसरुद्दीन उर्फ ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार हिंदुस्तान के सफर पर आए हुए हैं। होशियार चमकती हुई आंखों, सांवले चेहरे पर स्याह दाढ़ी उगाए, फटी पुरानी कबा और सर पर मैली कुचैली टोपी के साथ कोई शख्स गधे पर सवार या अपने गधे को थामे कहीं नजर आ जाए तो बिला तकल्लुफ उसे रोक लीजिए, वरना आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के हकीकी दीदार से महरूम हो जाएंगे। बढ़ती हुई कीमतों की परवाह न करते हुए ख्वाजा को एक शाम पुरतकल्लुफ खाना जरूर खिलाइए। हाँ, जब भी ख्वाजा को मदऊ कीजिए तो ये हरगिज न भूलिए कि उनके गधे के लिए हरी हरी घास की भी जरूरत होगी। ऐसा न होगा तो गधा बिदक जाएगा। खुदान ख्वास्ता गधा बिदका तो ये समझिए कि ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन बिदके। एक शाम इंडिया गेट से सरपट जो अपना गधा दौड़ाया तो ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन ने बोट कल्ब के मैदान के पास ही आकर दम लिया। बोट कल्ब पर इतनी भीड़ थी कि अल्लाह तौबा, कोई जलसा हो रहा था और नेता लोग ताबड़तोड़ अपना भाषण दाग रहे थे। मुल्ला जी अपने गधे को लिए एक तरफ बैठ गए। गधा भूखा था और ख्वाजा बुकारा को भी भूख लग रही थी। गधा इत्मीनान से पेट भरने लगा इसलिए कि लॉन में हरी हरी घास मौजूद थी। मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र सामने खड़े क्वांचे वाले के ऊपर थी कि जिसके गिर्द लोगों का हुजूम था। उन्हें मालूम न था कि क्वांचे वाला क्या फरोख्त कर रहा है। सोच रहे थे भीड़ छट जाए तो देखें उसके पास क्या है। बच्चों, तुम सब जानते हो कि अपने देश के नेता लोग क्या पसंद करते हैं। एक अदद माइक्रोफोन और एक स्टेज। सुनने वाले दो चार ही क्यों न हो। यहाँ स्टेज भी था, माइक्रोफोन भी और जनता भी। भला किस बात की कमी थी। नेता लोगों की फटीफटी आवाजों से कान के पर्दे फट रहे थे। दरमियान में नारे भी बुलंद हो रहे थे, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए ये अजीबोगरीब मंजर था। सोचने लगे, ये लोग दीवाने हैं या खून के प्यासे। ये बात बखूबी समझ रहे थे कि जो नेता लोग भाषण दे रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अपने लफ्जों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला जी सोचने लगे, अजीब बात है। कहने को ये लोग रहनुमा हैं और बातें नफरत की करते हैं। इससे तो नुकसान उनके अपने लोगों का ही होगा, अपने मुल्क का होगा। जब ख्वाजा साहब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने एक शख्स से पूछा था, मियां दिल्ली का क्या हाल है। तो उसने जवाब दिया था, क्या पूछते हो साहब, हर जानिब सिर्फ धमाचौकड़ी है। अब मुल्ला जी की समझ में धमाचौकड़ी का क्या मतलब समझ में आया। अचानक जलसा खत्म हुआ और मुल्ला जी ने देखा एक भगड़ मच गई है। लोग हैं कि बस एक दूसरे पर लुढ़कते जा रहे हैं। कुछ लोग पिसते जा रहे हैं लेकिन नीचे गिरकर भी अपनी बत्तीसी निकाले हुए हैं, जैसे उनके जोड़ों का दर्द ठीक हो रहा हो। देखते ही देखते तमाम क्वांचे वालों की चलती फिरती दुकानें लुटने लगीं। ख्वांचा वाले, आइसक्रीम वाले सब इस तरह भाग रहे थे जैसे दुम दबाकर भाग रहे हों। ख्वाजा बुकारा को बसरा का वो सारबान याद आ गया। बच्चों,
जिसे आहंगर ने कर्ज वसूल करने के लिए सिर्फ एक तमाचा रसीद किया था और वो अपनी ऊँटनी छोड़ सरपट दौड़ा था, जैसे उसके पीछे बोतल का जिन्न निकल आया हो। ख्वाजा नसरुद्दीन सोच रहे थे, लोग इत्मीनान से क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये हंगामा खुदा क्या है? देखते ही देखते एक दूसरा हंगामा खड़ा हो गया। वो ये कि वो लोग जो नेता लोगों का भाषण सुन रहे थे आपस में लड़ने लगे। धूल उड़ने लगी, चीख पुकार, नारेबाजी। मुल्ला जी का गधा भी घास छोड़कर उस जानिब देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसकी समझ में नहीं आया तो लगा ढैंचू ढैंचू करने। मुल्ला जी ने उसे डांटा, कहा, ऐ अक्लमंद गधे, तुझे क्या हो गया है? ये लोग तो तकरीरें सुनकर बावले हो रहे हैं। नफरत अपनी झोली में भर भर कर लिए जा रहे हैं, लड़ते भी जा रहे हैं और नफरत से झोली भरते भी जा रहे हैं। जरा इनकी आवाजें थम जाएं, फिर अपना राग सुनाने की कोशिश कर। गधा अपने मालिक की बात फौरन समझ गया और खामोश हो गया। मुल्ला जी ने सर्द आह भर कर कहा, मेरे प्यारे गधे, तू नेताओं से बहुत अच्छा है, तू मदद करने वाला जानवर है। और वो नफरत फैलाने वाले लोग। मेरे प्यारे गधे, मैंने बुकारा में सुना था कि इस मुल्क में भूख है, बेकारी और बेरोजगारी है, गरीबी और महंगाई है, सैलाब और खुशकसाली है, इतनी सारी बीमारियां हैं, फिर ये नई बीमारी नफरत की कहां से टपक पड़ी? गधे ने उनकी बातें सुनते हुए एक बार ढैंचू कहा, यानी मालिक आप ठीक फरमा रहे हैं, और खामोश हो गया। जब अंधेरा होने लगा तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। एक शख्स दूसरी जानिब से दौड़ा आ रहा था। उसने मुल्ला जी को गधे पर सवार देखा तो हांफते हुए बोला, हजरत, आप जो भी हों, यहां से चले जाइए, इस तरफ पुलिस की गोलियां चल रही हैं। आप ख्वाहमख्वाह शहीद होना क्यों चाहते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने उस शख्स को रोककर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उस शख्स ने कहा, वाह अलैकुम अस्सलाम कहने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। सुना है कि भागने वाले सलाम का जवाब देते हैं तो पीछे से शैतान उसे दबोच लेता है। वो शख्स बुरी तरह हाँफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ, जो हो रहा है होने दो, मैं तो कबीर दास की तलाश कर रहा हूँ। वो मुझे मिल जाए तो हम दोनों हालात पर काबू पा लेंगे। कबीर दास? वो बरसे कंबल भीगे पानी वाले कबीर दास? उस शख्स ने पूछा। कौन? हाँ वही, कहाँ मिलेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। वो तो हमारे हाल पर मातम करते हुए जाने कहाँ गुम हो गए। उन्होंने लोगों को बहुत समझाया लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, फिर वो चले गए। मुझे मुआफ कीजिए, मैं दौड़ रहा हूँ। वो शख्स फिर दौड़ने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आप शौक से दौड़िए, सिर्फ एक पैगाम है मेरा, उसे इस मुल्क के तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। ये पैगाम दरअसल दास कबीर का है, और अब मेरा भी समझिए। लोगों से कहिए इस पैगाम को पानी में घोल कर पी जाएं, अल्लाह शिफा देगा। जल्दी बताइए पैगाम क्या है? मैं दौड़ रहा हूँ, उस शख्स ने कहा। मेरा पैगाम ये है, इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और इस मुल्क के तमाम लोगों से कहिए ये बाबा कबीर दास का पैगाम एक बार फिर सुन लो। मुल्ला नसरुद्दीन यही पैगाम सुनकर बुकारा से हिंदू लोगों तक पहुंचा दूंगा। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते हर घर में ये बात पहुंचा दूंगा। अब चला, इसलिए कि मैं दौड़ रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और गधे पर सवार जामा मस्जिद इलाके की तरफ रवाना हो गए। उनकी जबान पर यह मिसरा था। एक महिला से यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ अपनी किस्मत बदलने के लिए। इस पुस्तक में जो चाहे लिख दो, वही हो जाएगा। महिला ने पुस्तक में देखा तो वहाँ लिखा था, तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। इसके बाद क्या हुआ? एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ,
लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हूं। तुम्हें एक अवसर देता हूं, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। ये कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दी और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है। वहां तुम अपने लिए जो चाहती हो वह लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि उसे खजाना न मिले। अगला पृष्ठ खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि वह मंत्री न बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वह खुद के लिए अच्छा अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वह लिखने वाली थी, यमराज ने वह पुस्तक ले ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकी। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की सीख यह है कि काफी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वे कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला न कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अगर वह महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। लालची मिठाई वाला। एक समय पहले की बात है। दिनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला था। वो गांव की खूबसूरत ही प्रसिद्ध थाई सोहन की मिठाई की दुकान थी। लगभग पूरे गांव में उसकी दुकान की मिठाई ही थी। सोनी और उनकी पत्नी ने शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाई थी, इसलिए सभी को पसंद थी। विक्रय के कारण उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिससे विक्रय में काफी उन्नति हो रही थी। पर न जाने क्यों इतना सब होने पर भी अपनी कमाई से खुशी और स्थिरता नहीं थी। वो और मुनाफा चाहते थे और अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए उन्होंने एक तरकीब भी निकाली। वो शहर से एक चुंबक का टुकड़ा ले आया, जो उसने अपने पैमाने पर लगाया दिया, जिससे वो घपला घोटाला कर सके और मुनाफा कमा सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और वह 1 किलो जलेबी में रहने लगा। सोहन ने चुंबक को रख जलेबी तोल दी और अधिक मुनाफा कर लिया। वो बिल्कुल सही हुआ। उसने अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने सोहन से इस कारण पूछा। सोहन ने चुंबक वाली बात बता दी, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि ये सही नहीं है और वैलेंट के साथ धोखा है। उनकी अच्छी खासी दुकान चल रही है, इसलिए उन्हें ऐसा घोटाला नहीं मिला, लेकिन सोनी पर उनका दबदबा था और उन्होंने पत्नी की राय को अनसुना कर ये धांधली जारी की। एक दिन सोनी की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोनी से 2 किलो जलेबी ली। सोने से वैसे ही जलेबी तोलकर दे दी। रवि को संदेह हुआ और उसने जब जलेबी देखी तो सोहन ने बोला, तो कम लग रही है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर सोहन को गुस्सा आ गया और वो रवि को बोला कि तुम्हें जलेबी चाहिए तो ले लो, बाकी मेरे पास जाओ, और भी बहुत काम है। रवि वहां से एक जलेबी लेकर चला था, लेकिन वह दूसरी दुकान में चला गया और वह जलेबी को फिल्म तुलवाया गया, जहां से पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक स्केल लेकर सोनी की दुकान में और उस तराजू को दुकान के बाहर रख दिया। अब रवि ने सभी गांव वालों को जोर जोर से बोलकर इकट्ठा कर लिया। सोहन को होने लगी और उसने रवि को छोड़ दिया कि वो आखिरकार ये तमाशा क्यों कर रही है। रवि ने सोहन और बाकी लोगों को बताया कि वो अब मासूम जादू सीखेंगे। उन्होंने कहा कि आप जो भी प्यारे सोनी की दुकान से खरीदारी करेंगे तो वो इस तराजू में आप कम हो जाएंगे।
इसके बाद लोगों ने मिठाइयाँ तुलवाई और ये पाया कि सोन की दुकान की मिठाई का फायदा तो निकला लेकिन अन्य ब्रांडों की मिठाई से कम निकला। इसके बाद रवि ने सोनी के स्केल में चुंबक के लोगों को दिखाया और सारी बातें बताईं। सच जानने वाले लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोनी की बहुत तारीफ की। डरे हुए सोहन ने लोगों से किया वादा कि इस बार उसे माफ कर वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उनका मानना था कि वो लालच में आ गए थे, लेकिन सोन पर अब गांव वालों का विश्वास उठ गया और उसकी इस धोखाधड़ी से पूरा गांव टूट गया। इसलिए लोगों ने उसकी दुकान को काफी कम कर दिया। लेकिन अब सोहन के पास बचाने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि उसने जरा से ज्यादा मुनाफे के लालच में अपना ईमान खोकर को धोखा दिया। जिससे पहले जो मुनाफा हो रहा था अब उसके हाथ भी बाह बन गए। सीखिए, लालची बला है, कम समय में जल्दी और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ही चढ़ जाता है। इसके अलावा आपका सम्मान व इज्जत भी किया जाता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। बाल कहानी, ठग व्यापारी का चांदी का कुआं। बाल कहानी, ठग व्यापारी का चांदी का कुआं। बहुत दिन हुए एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय बिताया। रात होने पर वह एक किसान के घर पहुंचा। वहां उसने अपने को राहगीर बताकर रात गुजारने के लिए जगह मांगी। ठग व्यापारी का चांदी का कुआं। बहुत दिन हुए एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय बिताया। रात होने पर वह एक किसान के घर पहुंचा। वहां उसने अपने को राहगीर बताकर रात गुजारने के लिए जगह मांगी। किसान सीधा सादा और दयालु था। उसने व्यापारी को अपने घर ठहरा लिया। उसे प्रेम से खिलाया पिलाया। भोजन करने के बाद किसान ने व्यापारी के लिए चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए भी पास ही बिस्तर लगा दिया। व्यापारी लेटे लेटे किसान से बातें करने लगा। उसने किसान से पूछा, भैया, बस्ती के बाहर पीपल के पास जो कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हो? किसान ने कहा, हाँ, पीपल के पास एक कुआं है। वह टूटा फूटा है तथा उसके पानी में भी कीड़े पड़ गए हैं। गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीते। व्यापारी ने अपनी आवाज को कुछ धीमा करते हुए कहा, तुम जानते हो वह चांदी का कुआं है, उसका मालिक मैं ही हूं। किसान ने चौंककर कहा, कैसी बात करते हैं आप? कुआं भी भला चांदी का होता है? व्यापारी ने कहा, मैं स्वयं इस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन एक माह पूर्व जब मैंने अचानक दादाजी की अलमारी खोली तो अन्य पुराने सामानों के साथ मुझे एक कागज भी मिला। उसमें उस कुएं के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। मैं आज के दिन यहाँ आया और कुएं में बाल्टी डाली। बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी बाल्टी में आ गए। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी ने चांदी के गहने निकालकर किसान को दिखाए। गहने देखकर किसान को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया और वह बोला, तब तो सचमुच बड़े भाग्यवान हैं आप। व्यापारी को तो इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं, मगर मैं रहता हूं दूर शहर में। यह कुआं बेचने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले आदमी हो, क्यों न तुम्हें ही बेच दूं। भोला भाला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में बड़ी आसानी से आ गया। वह व्यापारी से चांदी का कुआं खरीदने को तैयार हो गया। आखिर दोनों में 2000 रुपयों में सौदा तय हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताकर उससे 2000 रुपए मांगे। किसान की पत्नी चतुर थी। उसने पति से कहा, देखो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो। वह जैसा कहेंगे वैसी ही हम करेंगे। पत्नी की बात किसान को पसंद आ गई। रामू काका गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे।
किसान ने इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निश्चय कर लिया। व्यापारी के पास जाकर किसान ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे घर में 2000 रुपए का प्रबंध नहीं है। मेरा एक भाई यहां रहते हैं, सवेरे उनसे लाकर दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना गांव में किसी को यह बात पता न चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सवेरा होने पर किसान भाई से रुपए लेने के बहाने रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, देखो, आज मैं इतना बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने आज तक चांदी के कुएं के बारे में कभी नहीं सुना। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है, लिखाप ही होगी तो 2000 रुपए दूंगा और बिना लिखाप ही के 1000 रुपए। यदि कुआं वास्तव में चांदी का होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1000 रुपए में ही मान जाएगा। रामू काका से विदा ले किसान अपने घर पहुंचा। व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है कि यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हैं तो 2000 रुपए दूंगा, वरना आप बिना लिखाप ही के 1000 रुपए ले लेना। व्यापारी के वेश में ठग किसी तरह जल्दी से जल्दी रुपए लेकर जाना चाहता था। बोला, भाई, तुम बड़े भले आदमी हो, तुमसे क्या लिखाप ही करना, लाओ 1000 रुपए ही बस। अब समझने को भला क्या रह गया था। किसान को समझ में आ गई कि वह व्यापारी के वेश में ठग है। रुपए लेने के लिए अंदर जाने के बहाने वह पड़ोस से 4-5 आदमियों को बुला लाया। उन्होंने उस ठग की जमकर पिटाई की। पिटाई हुई तो उसने असली बात बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टीआर गुलाम को मार डाल। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल 21 अकबर बीरबल विनोद से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ 22 लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी।
नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूँ। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नागी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि 24 है तो उसे सामने लाबो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी दूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया।
जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं 26 बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। विदेशी की मातृभाषा। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यह सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूँ। कहिए, स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया।
बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे कौन छे मने ऊँघमा हैरान करे दे। कौन है रे? मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत। इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सहोपता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? जहां पनाह बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। कठिन दंड अकबर। एक बार अकबर राजा कुछ सोचते हुए अपने दरबार में आए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को देखा और बोला, आज किसी ने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करी है। आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोगों बताएं उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। अकबर बीरबल की और कहानियों के लिए इस लिंक पर जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। सब मंत्री यह बात सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, महाराज आप हमें बताएं किसने यह गुस्ताखी की है। हम उस व्यक्ति को पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। अकबर राजा बोले कि आप सब उसकी सजा निर्धारित करें, उसे व्यक्ति तो सजा मैं खुद दूंगा। फिर एक मंत्री बोला, राजा जी उस व्यक्ति के हाथ पैर काट देने चाहिए। दूसरा मंत्री बोला, उस आदमी को फांसी की सजा देनी चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, उस आदमी को आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए।